भी राजा पर बहुत ज़्यादा आश्रित है और राजा के द्वारा उनको सीधे रूप से बहुत व्यवस्थाएं तो नहीं दी जाती। ठीक है, तो क्यों ना इन व्यवस्थाओं को हम दें और उनको अंग्रेजी शासन में क्या हो, अंग्रेजी शासन के बारे में उनको भी थोड़ी सी समझ हो, उनकी भी रुचि हो कि हाँ, ये अंग्रेज सरकार हम गाँवों के लिए भी कुछ कर रही है। तो बहुत सारे प्रयास हुए। 1864 में प्रयास हुआ कि भाई निचले स्तर के जो स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत करेंगे। आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि मेयो नाम का एक वायसराय आया था। मेयो ने भी इसके लिए बहुत डिमांड्स क्रिएट की कि भाई ये होना चाहिए, स्थानीय शासन स्वशासन भी हो, यानी निम्नतम स्तर पर भी लोग चुने जाएं, उनको कुछ अधिकार दिए जाएं कि अब वो अपने गांव की बात को उठा सकें। लेकिन कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, प्रोसेस में नहीं आ पाई, सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना कि कागजों में चलती रही और सिर्फ बातों में चलती रही। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। याद रखना हमें क्या नोट करना है, 1882, 1882, 1882 में क्या हुआ, 1882 में भारत में था रिपन। अगर आप ये देखोगे ना कि जितने भी भारत के वायसराय रहे, वायसराय किस एक्ट से हुए, 1858 के एक्ट के बाद में। उससे पहले उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर उनको वायसराय कहा जाने लगा। तो ये जो वायसराय रिपन आया, आप इसके समय पे देखोगे इसने भारत में मतलब बहुत सारे, बाकी से तुलना करोगे ये वायसराय आपको ठीक लगेगा। ठीक है, तो इस वायसराय ने भारत में कारखाना अधिनियम लेके आया था ये। या मैं कहूँ कि इससे पहले एक था लिटन, वो 1876 से 80 तक था। तो लिटन ने बहुत तरह की रोक लगाई थी भारत में। ठीक है, उसने मतलब बहुत तरह की पत्रकारिता पर रोक लगाई, भारतीयों को अब वो शस्त्र नहीं रख सकते, अपना लाइसेंस नहीं रख सकते, तो बहुत तरह की रोक उसने लगाई थी। वो सारी रोक किसने हटाई, रिपन। रिपन का कार्यकाल हमेशा याद रख लेना। रिपन ये साथी आपका 1880 में वायसराय बना था और 1884 तक रहा था। तो इसमें इसने बहुत सारी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ों का मतलब है कि इसने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, इल्बर्ट बिल। अगर आपने सुना है कभी इल्बर्ट बिल को, तो इल्बर्ट बिल क्या था कि अब तक यूरोपियों का मुकदमा जो थे सिर्फ यूरोपीय लोग ही जज ही सुनते थे, जो यूरोपीय जज होते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई इसमें पार्शलिटी होती है, भेदभाव होता है, तो यूरोपियों का मुकदमा अब भारतीय जज भी सुन सकेंगे, ये इल्बर्ट बिल में कहा गया। कहने का मतलब है कि इसने आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, देसी भाषा के अखबारों पर जो रोक लगाई थी लिटन ने, उसको भी इसने हटा दिया। शस्त्र अधिनियम पर जो रोक थी उसको भी इसने हटा दिया। तो कहने का मतलब है कि भारतीयों के लिए इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन पर क्या थे, आपका अगर हम बोले जो प्रोहिबिटेड थे, प्रतिबंधित थे, निषेधित थे, उनको इसने हटाया। तो उन्हीं अच्छे कार्यों में से एक कार्य है स्थानीय स्वशासन, जो हमारा टॉपिक है आज का। और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं निचले स्तर को विकसित करूं, ये नगर पालिकाओं का बहुत विकास करना चाहते थे। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले मद्रास में 1884 में उस तरह के प्रयास किए भी गए कि भाई एक बॉडी हो, एक लोकल बॉडी हो, और उस लोकल बॉडी में कुछ लोग हों जो अपॉइंट करे जाएं या चुने जाएं, जैसे भी हों, वो वहाँ की समस्याओं को, जैसे सफाई की समस्या है वहाँ पर, या वहाँ पर बिजली की समस्या है, या आपका वहाँ पर शिक्षा की समस्या है, ठीक है, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, ठीक है, वहाँ पर गंदगी की समस्या है या सफाई की समस्या, उसको वो ध्यान रखें। और छोटे छोटे स्तर पर यदि काम किए जाएंगे सब जगह तो काम आसान हो जाएगा, जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और राज्य में बैठे हैं उनके लिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। जैसे आप आज की स्थिति में भी देखें, आज बेशक देश में संविधान है, आज हम बेशक समानता की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत विकसित शहरों के सामने आज भी हमारे बहुत से गांव कैसे हैं? आज भी हिंदुस्तान के बहुत से गांवों में बिजली नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के बहुत से गांवों तक सड़क नहीं है। आप बेशक उस क्षेत्र में रहते हो जहां पर सड़क बिजली सब कुछ है, लेकिन आप उन क्षेत्र के लोगों से मिलोगे तो आज आप भी समस्याएं देखेंगे कि हाँ, आज भी समस्याएं विकराल रूप से मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं ग्रामीण लोगों के सामने, जो गांवों में निवास करते हैं। तो जब वो निवास करते हैं तो इसी बात को खत्म करना चाहते थे रिपन। तो रिपन ने क्या कहा कि ठीक है, आपका केंद्रीय परिषद है, आपका जो सेंट्रल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कानून बना रहे हैं देश के लिए, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन निम्नतम स्तर की समस्याएं अभी नहीं आ पा रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए। इसीलिए उनके जो प्रावधान हैं उनको हाँ यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, या उनके द्वारा जो प्रावधान दिए गए उन्हें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। कौन सी बातें इन्होंने की वो आपको नोट करनी है। तो रिपन के टाइम पे रिपन ने क्या किया था, याद रख लेना। पहला काम, इसने जो स्थानीय निकाय थे उनको शक्तिशाली बनाया। जैसे मैंने बताया ना, मद्रास में इसने ताकत दे दी उसको कि भी सफाई का काम आप देखेंगे यहाँ पर। स्थानीय निकायों को
शक्तिशाली बनाया। हम सब करके बताएं, बड़ी आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं जो मैं डिलीवर कर रहा हूं। स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया। ठीक है। स्ट्रेंथन, अब ये क्या काम करता है इसके लिए, तो इसने यहाँ पर दो चीजें बनाई थी। दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहले इसने कहा कि भाई हमको चीजें जिला स्तर पर ठीक करनी होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला स्तर पर इसने कहा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका क्या सोचना था? इनका सोचना था कि जो जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, एक जिला बोर्ड होना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाए। क्या होना चाहिए? जिला स्तर पर एक जिला बोर्ड होना चाहिए, अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिए। अब जिला स्तर से नीचे भी आपका क्या होता है? तहसील। तहसील को उस समय बोला जाता था तालुका। इन्होंने कहा एक आपका तालुका स्तर पर, तालुका को उस समय तालुका ही कहते थे, तो जो तालुका लेवल है, आप आज से समझ सकते हैं इसको, तालुका का मतलब है, वर्तमान समय में हम इसको ब्लॉक समझ सकते हैं। ब्लॉक का मतलब कुछ गांवों का समूह, ठीक है, गांवों को मिला करके। या आप इसको तहसील समझ सकते हैं, कुछ गांवों को मिला के कि भाई ये 10 20 50 गांव हैं, ये इस तालुका में होंगे या इस तहसील में होंगे। ठीक है। और तालुका लेवल पर इन्होंने बनाया एक तालुका बोर्ड जो लोगों की समस्याओं को पहुंचाए, भाई उनकी समस्याएं क्या हैं जिनमें सुधार हो पाए। तो एक क्या बनाया गया आपका? तालुका बोर्ड बनाने की बात इन्होंने की, और उस समय पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और ये पहली शुरुआत हुई। प्राचीन काल से जो चल रहा था उसके लिए कोई लिखित में चीजें नहीं थी, स्थायी प्रावधान नहीं था, तो पूरे भारत में ये बात की गई रिपन की। ठीक है। और इसीलिए रिपन को हम क्या बोलते हैं? रिपन ने जो दो चीजें की, इसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय, आपसे कभी भी पूछे स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा में किन दो स्तरों की बात की गई थी, तो आप बोलेंगे जिला स्तर और तालुका स्तर। आप कहेंगे इसमें गांव तो है ही नहीं, तो मैंने कहा आपको तालुका जो है वो कई गांवों से मिलकर बनता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको हम LSG लिखेंगे, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जब इन्होंने ये काम किया तो इसीलिए इनको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। इसको कहा जाता है, नाम बताइए, इतनी देर से हम क्या नाम बोल रहे हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? का जनक कौन है? तो आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन के जनक हुए रिपन। रिपन, या हम बोले फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। छोटी सी बात है, कौन है? रिपन है। तो कहने का मतलब है लिखित रूप से ऐसा जो प्रोसेस शुरू किया पहली बार पूरे भारतवर्ष के लिए, वो रिपन के द्वारा शुरू किया गया। अब रिपन ने इसको शुरुआत की तो ये चलता रहा फिर जब तक भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस चलता रहा, तो भारत की आज़ादी के समय पर मैंने बताया था जो सारा काम हुआ था वो किस अधिनियम से हुआ था? 1935 के अधिनियम को आप देखोगे, वहाँ पर भी स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के संविधान बनने तक जो शासन चला था वो 1935 के अधिनियम से चला था। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल चला था। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि जब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी तो वहाँ पर भी फिर ये बातें उठी कि भाई जो हमारा निम्नतम स्तर है उसके लिए क्या रहेगा। तो वहाँ संविधान सभा में दो गुट बन गए, दो विरोधी हो गए। एक तो विरोधी हो गए, मतलब एक दूसरे के विरोधी हो गए, ये समझिए। उसमें एक तो थे जो गांधीवाद के समर्थक थे और एक थे जो अंबेडकरवाद के समर्थक थे। इस बात का क्या मतलब है ये समझना होगा आपको। देखो, गांधी जी का जो सपना है वो ग्राम स्वराज का सपना था। गांधी जी क्या समझते थे कि जो गांव है उनके लिए क्या होना चाहिए? स्वराज होना चाहिए, उन लोगों को भी अपने अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के समर्थक थे वो क्या कहते थे? तो अंबेडकर जी की विचारधारा के जो समर्थक थे उन लोगों का मानना था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते थे? वो ऐसा इसलिए कहते थे कि भाई अभी क्या है, अब तक हमारे गांवों के लोगों ने क्या देखी है? राजशाही देखी है, राजाओं का शासन देखा है। और अगर तुम ऐसे में किसी एक व्यक्ति को गांव में शक्ति दे दोगे तो क्या होगा? तो वो एक राजा की भांति ही व्यवहार करेगा जनता के साथ में। आप आज सोचिए आपके गांव का जो प्रधान होगा
या आपके गांव के जो प्रधान जी होंगे, क्या आज भी आपके गांव का जो निम्नतम वर्ग है उसके साथ उनका वैसा ही तालमेल है, या वो फर्क मानते हैं? प्रैक्टिकली जरा सोच के देखिए, तो आप कहेंगे कि भैया आज भी गांव की राजनीति में ये होता है कि जो आपका राजनीतिक रूप से मजबूत लोग हैं, या जो परिवार मजबूत हैं या धनाढ्य हैं, अक्सर वही गांवों की राजनीति में भी आगे हैं। और जो निम्न वर्ग हैं उनको आज भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आपका जो निम्न जाति के तौर पर, उनको आज भी उत्पीड़न उनका किया जाता है। और बहुत उत्पीड़न होता है, बेशक उसको कहीं पर छुपाया जाए या कहीं पर वो बातें प्रकाशित ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन एक दमन और उत्पीड़न तो किया जाता है, मतलब उनको सप्रेस किया जाता है। जो आपका लोअर क्लास है, वो चाहे लोअर क्लास कैसे भी हो, आपका ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो, जाति के आधार पर हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी हो, या वो आपका आर्थिक आधार पर हो, ठीक है, तो उनका दमन किया जाता है। तो वो ये कहने लगे कि भाई अगर ऐसे आप किसी व्यक्ति को पावर देंगे, और तो आप कहेंगे हाँ जी सही कह रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समर्थक भी सही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, एक राजा की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हमारी संविधान सभा में। तो ये जब विचार एक दूसरे के खिलाफ हुए कि भाई नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, भविष्य में कभी देखेंगे, अभी तो इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वहां पर भी कोई इसका नतीजा नहीं निकल पाया था। क्या बातें मैंने आपको बताई कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें दो गुट बने थे। स्थानीय स्वशासन का हम विकास समझ रहे हैं साथी, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, आज तक कैसे हैं, वहाँ तक लेके चलेंगे। संविधान सभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस संविधान सभा में मैंने कहा दो गुट बन गए। एक गुट तो थे, क्या बोलेंगे उनको, किसके, जो आपका गांधीवादी विचारधारा के थे, गांधीवादी विचारधारा। एक धड़ा तो ये था, यानी एक क्लास या एक ग्रुप हम इसको कहते हैं, जो गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर थी। गांधीयन, हम सब करके बताएं कितने लोगों ने गांधी जी को पढ़ा है, या सिर्फ कुछ वीडियोस के माध्यम से समझा है? आइडियोलॉजी, ठीक है। और दूसरी क्या हुई, अंबेडकरवादी विचारधारा। अंबेडकरवादी विचारधारा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं इनको जो अंबेडकर आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे। तो जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो तो ग्राम स्वराज को सपोर्ट करते थे, यानी कि गांव स्तर पर भी क्या होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो याद रख लेना, इन लोगों का कहना था जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन, या जो हमने बोला ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको हमने कहा, इन लोगों का कहना था स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिले, संवैधानिक दर्जा मिले। उनको क्या मिलना चाहिए, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको मिले। तो ये कहते थे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। और दूसरा वर्ग मैंने आपको बताया, ये क्या कहते थे, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ना मिले। ये लोग इस बारे में बात करते थे, और एकदम से सही है, आप भी समझ सकते हैं, वो भी सही सोच रहे हैं कि भाई गांवों तक आपका जो है विकास तभी पहुंचेगा। लेकिन ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि उस समय पर आप जानते हैं, आप सोच के देखिए, आज इमेजिन करिए, आज की स्थिति से तुलना करना, आज के गांवों को आप अगर आप देखें, तो क्या गांव में हमारे जो प्राचीन लोग रहे होंगे, क्या वो बहुत शिक्षित थे? क्या शिक्षा का ऐसा स्तर था कि वो लोग समझते होंगे उस समय पॉलिटिक्स क्या होती है, क्या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं? क्या उस समय गांव के लोगों को राजनीति में रुचि रही होगी, या धनाढ्य लोगों की रुचि रही होगी? आज तो सबके लिए सोर्सेज है ना नॉलेज के, आज तो अब युवा रुचि लेते हैं, युवा समझते हैं उस बात को कि कैसे सरकारें काम करती हैं, आपके अधिकार क्या हैं। और समय समय पर बहुत सारे अधिकार दिए गए, आरटीआई का अधिकार, जैसे कि आप प्राप्त कर सकते हैं सूचना कि भाई आप कोई जानकारी मंगा सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि सरकारें क्या कार्य कर रही हैं। उस समय पर तो स्थिति ऐसी नहीं रही होगी। तो उन्होंने कहा कि लोगों को अधिकार तो होंगे नहीं, लोगों के पास में अधिकार अगर आप दे भी देंगे, मान के चलिए, तो उनके पास तो